बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुडिशल प्रेसिडेंट के ऊपर ना, कि जुडिशल प्रेसिडेंट क्या होते हैं। आपको पता है वैसे एनी एनी रफ आइडिया रिगार्डिंग जुडिशल प्रेसिडेंट? नहीं सर। जुडिशल प्रेसिडेंट बेसिकली एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशल प्रेसिडेंट। जुडिशल प्रेसिडेंट ऐसे समझें कि जो हमारी कोर्ट्स होती हैं ना, सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, तो वो जब कोई डिसीजन देती है ना, अब आप वैसे एक जनरल क्वेश्चन है कि लॉ जो होता है उसका क्या काम होता है जी यार? जी लॉ जो जी होता है, सर। लॉ क्यों बनाया जाता है? सर ये किसी भी माशरे में अमन कायम करने के लिए बनाया जाता है। अब जब लॉ बनाए जाते हैं ना, लॉ आपका लेजिस्लेशन बनाता है, आपका पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है ना, आपका सेनेट और आपकी जो लोअर हाउस होता है और अपर हाउस होता है, ये एक मिलके आपका जब पार्लियामेंट जो बनता है, वो पार्लियामेंट जो आपका लॉ बनाता है वो आपके मुआशरे को रेगुलेट करने के लिए होता है। अब होता ये है कि हर लॉ जो है ना इतना डिटेल्ड एंड डिस्क्राइब्ड नहीं होता, सपोज करें, तो उसको फिर इंटरप्रिटेशन कौन करता है? कोर्ट करती है। अब उसकी मैं मिसाल इस तरह आप लोगों को दूंगा कि सपोज करें एक वर्ड है जो लिखा हुआ है OR और दूसरा लिखा हुआ AND। अब OR का मतलब है, सपोज करें, ARB। अब मतलब इन दोनों में से एक, और एट द सेम टाइम दूसरी लाइन में लिखा हुआ A and B, मतलब ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो इनकी इंटरप्रिटेशन कौन करता है? अगर किसी लॉ में लिखा हुआ है कि अब सपोज करें एक लॉ है, उस लॉ में हर जगह ही का वर्ड है, HE, तो क्या उसमें मतलब वो क्या लॉ शी पे अप्लाई नहीं होता? तो इट मीन्स कब उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करती है? कोर्ट करती है। कोर्ट कहती है कि सपोज करें HE ही है ना, इट मीन्स कि जितने भी आपके जेंडर हैं वो इंक्लूडिंग ऑल द मेल फीमेल, वो इस चीज के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह जी की जो वर्डिंग्स होती है उनकी इंटरप्रिटेशन हो गई। या कोई इस तरह का लॉ है जो एम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूअस से मुराद है थोड़ा पेचीदा है, समझ में नहीं आ रहा, उसको इन्फोर्समेंट में उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट या बाकी, वो कहते हैं कि हमें इस लॉ की, इस कानून की समझ, तो उस पर फिर आपकी जो कोर्ट्स होती हैं वो रोशनी डालती हैं। वो उसको फर्दर उसकी इंटेंट चेक करते हैं कि भाई लेजिस्लेशन ने क्यों बनाया था, उसकी इंटेंट चेक करते हैं। इंटेंट मीन्स के इंटेंशन, फिर उस इंटेंशन के अकॉर्डिंगली उनके वर्डिंग ऑफ द लॉ के, उस वर्डिंग ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंगली वो अगेन क्या करती हैं, आपके उस चीज को इंटरप्रेट करती हैं। तो एक ये चीज आ गई। अब जो जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस भी है। इसी तरह जुडिशियल प्रेसिडेंट इट मैटर्स अलॉट इन द आपके स्टेट के उसमें एक लीगल एक उसमें, जैसे कि कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है, फैसला किया, या हाई कोर्ट ने फैसला किया, वो एक किस्म का जो वो जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाता है। अब सपोज करें कैसे, एक पाकिस्तान की मैं मिसाल देता हूँ। 2018 में आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा, एक सुगरा बीबी वर्सेस स्टेट एक केस था, उसमें कहा कि एक बंदे के ऊपर एक ही FIR हो सकती है, एक ही ऑफेंस की, एक से ज्यादा, एक ऑफेंस के ऊपर ज्यादा FIR नहीं हो सकती। अब 2018 से पहले होता ये था कि अगर एक बंदे ने चोरी की है तो उसके ऊपर 10-10 FIR हो रही है, मल्टीपल जो है ना पुलिस स्टेशन में। तो अब एक इंसान कितना वो करे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सर ने एक ऑफेंस के ऊपर एक इंसान के, आप एक ही FIR होगी, बाकी जितनी भी होंगी वो नल एंड वाइड हो जाएंगी। तो अब वो क्या बन गया? किस्म का लॉ बन गया। समझ रहे हैं इधर? तो जुडिशियल प्रेसिडेंट जी जी बेसिकली सर। आप जी सर। इस चीजों को वो करते हैं। अब बेसिकली ये जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है ना, ये एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है ना। डिसिसिस मींस टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड, मतलब कि अब जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई ऐसा फैसला करती है, वो फैसला फिर इतना इम्पोर्टेंट हो, उसके अंदर कोई लॉ या कोई नई बात, कोई इस तरह की चीज स्टेब्लिश हुई हो ना,
तो वो जुडिशल प्रेसिडेंट बन जाता है। मतलब फिर आने वाली जो आपके लोग, आने वाली कोर्ट्स फिर उस चीज को उस चीज को मानती हैं, उसको सामने रखते हुए अगले केसेस के ऊपर उस चीज को एनफोर्स करवाती हैं, बाइंड करवाती हैं। अब इसके अंदर जो आपकी हायर कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गई, वो सारी इन कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये फैसला जो होता है जिसको जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं, ये बाइंडिंग होता है लोअर कोर्ट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, हाई कोर्ट का फैसला सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, फैमिली कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स पे बाइंडिंग है। लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला या हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये क्यों नहीं है यार? हम्म। हेलो। मोहम्मद उस्मान, इजहार, वकार। इजहार। जी जी सर, जी सर। सर वो मैंने म्यूट था, कहा, मैं बोल म्यूट में बोली जा रहा हूँ तो बताइएगा आवाज दोबारा। नहीं। जी जी सर। सवाल समझ में आया मेरा? जी सर, आपने बताया कि जो ये इसका लोअर कोर्ट का जो फैसला ये सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट पे वो नहीं होता, यानी कि अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी कोर्ट है, हाई कोर्ट है उससे छोटी कोर्ट है। तो जाहिर सी बात है जो लोअर कोर्ट है उसका फैसला जो उस पे है, वो ने जो वो हाई कोर्ट ने फैसला करना है या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। तो वो जाहिर सी बात है जो नीचे सेशन कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, सिविल जो है, तो जाहिर सी बात है वो उन पे उसका फैसला जो है वो हैवी होगा। ऐसा ही है, वो उनके ऊपर उस हेवी को नहीं कहते, उसको लीगल वर्डिंग में बोलते हैं बाइंडिंग है, वो डिसीजन बाइंडिंग है। अब ये बेसिकली आपका जो जुडिशियल प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे केस लॉज, ऐसे लीगल प्रेसिडेंट जो आपके हायर कोर्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो डिसाइड करें, फिर वो केसेस वो आपके इन फ्यूचर उन चीज़ों के अंदर काम आते हों। मतलब आपके सपोज करें कोई बेल का, अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कोई भी बंदा अगर इस तरह का एक 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 चोरी करता है, पकड़ा जाता है, फिर चोरी करता है, फिर पकड़ा जाता है, उसको फिर जब हैबिचुअल वो कहते हैं ना, ऑफेंडर, वो अगर बार बार करता रहता है, तो ऐसे बंदे को आप पता है क्या करें? आप उनके ऊपर कोई सख्त सजा दे दें, सपोज करें। जी सर। आपने अपना इजहार मुझे जो नंबर शेयर किया था वो हसन मुख्तार का नहीं था, वो कोई और स्टूडेंट था। जी जी सर। चलें सर, मैं देखता हूँ कि कहीं से उसका नंबर ना। बस ठीक है, मैं वो ग्रुप से देख लूंगा। तो आपको समझ में आ रही है कि उसका फैसले फिर इन फ्यूचर उस तरह के कोई भी मैटर आएगा, तो वो कोर्ट अपने प्रीवियस डिसीजन को, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, उसको सामने रखते हुए उस चीज को वो करती है। अगर वक्त का तकाजा चेंज है, सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं वक्त के, अगर जरूरत है उस चीज की, तो मे बी देयर कैन बी ए न्यू जुरिस्प्रूडेंस कैन बी स्टेब्लिश इन द केस। इट डिपेंड कि भाई वो अगर प्रीवियस केस उस पर पूरा रिलाय कर रहा है, तो वो फिर वही आएगा उस चीज के ऊपर। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है ना, दो तरह के एक होते हैं। एक होता है बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स होते हैं, जिसको मैंडेटरी प्रेसिडेंट बोलते हैं। दूसरे होते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट। बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स वो होते हैं जिनको जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, वो लोअर कोर्ट के ऊपर मानना फर्ज है इन फ्यूचर चीजों के ऊपर। जिस तरह
अब मैं पाकिस्तान की अगर मिसाल लूं, पाकिस्तान में कहा गया कि भाई जो नारकोटिक्स के मैटर हैं उसमें एक जजमेंट आई लेटेस्ट। उन्होंने कहा कि जो एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स या पुलिस जब भी किसी भी बंदे को, लोग ग्रुप को कहीं भी चर्स बेचते हुए, चर्स को मतलब के कोई इस तरह की जो नारकोटिक्स के सब्सटेंस हैं वो हाथ में उठाए हुए कहीं भी पकड़ती है ना, तो पुलिस या एएनएफ उस रेगुलेटरी बॉडी का फर्ज है उनकी वीडियो बनाना एट द स्पॉट, उनकी तस्वीर लेना एट द स्पॉट, ये इनके लिए जरूरी है। ठीक है, अब ये एक किस्म की आ गई जजमेंट। अब हुआ ये कि आगे 1 साल के बाद एएनएफ एंटी नारकोटिक फोर्स ने कहीं छापा मारा, उन्होंने कई जगह से बड़ी अच्छी खासी इसकी नारकोटिक्स की बरामदगी कर दी। लेकिन जब कोर्ट में आता है तो कोर्ट में अगला जो वकील है, जो अक्यूज का, मुलजिम का वकील है, वो ये जरूर पिली लेगा कि सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट है कि इन्होंने वीडियोस बनानी थी, तस्वीर बनानी थी, ये क्यों नहीं बनानी। अब ये जो डिसीजन था ना, ये इन लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है टू ओबे दैट रूल, वो वाला वो डिसीजन उनको मानना है। तो इस तरह के जो डिसीशंस होते हैं, इस तरह की जो जजमेंट्स या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं, जिनको बोलते हैं बाइंडिंग और मैंडेटरी प्रेसिडेंट्स, जो कि जरूरी होते हैं। सेकेंडली होते हैं परसुएसिव डिसीशंस। दीज डिसीशंस या दीज प्रेसिडेंट्स आर नॉट बाइंडिंग बट कैन इन्फ्लुएंस ए कोर्ट्स डिसीजन। समझ रहे हैं इस चीज को कि भाई वो आपका जो डिसीजन है ना, सपोज करें एक हाई कोर्ट है सिंध की, अब उसका वैसे फैसला जो है ना इस तरह का जरूरी नहीं है कि भाई बाइंडिंग हो आपकी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट उसको करे। अगर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट को लगता है एक लॉ है जो उसको सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा उसको स्टेब्लिश किया है जजमेंट्स के अंदर, उस लॉ को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, बड़ा जबरदस्त किया है, अब वो चाहे तो उस चीज को ले सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, उसको उससे इन्फ्लुएंस हो सकती है। इसी तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक चीज के ऊपर, आईटी टेक्नोलॉजी या एआई के ऊपर बड़ी अच्छी जजमेंट दी है, बड़ा अच्छा डिसीजन दिया है, तो अब वो चाहती है कि हम भी इसी तरह की वो करें। अब सुप्रीम कोर्ट इंडिया का फैसला पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट इट इन्फ्लुएंस ए कोर्ट्स डिसीजन। आपकी कोर्ट के डिसीजन में वो मुदाखलत कर सकती है, टू इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो आप अदर कंट्री के जब डिसीजंस को देखते हो, क्लियर है ये चीज। जी सर। ये बेसिकली आपका है जुडिशियल प्रेसिडेंट जिन। अब इसके अंदर जो हायरार्की होती हैं, जो यूके के अंदर जिस तरह हमने पढ़ी थी, तो यूके में क्या हायरार्की है कोर्ट्स की, सुपीरियर कोर्ट्स कौन सी हैं टिल नीचे, इधर कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल में भी पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है, पब्लिक में, लीगल में भी पढ़ा है। सर नहीं, माइंड में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई इशू नहीं। अच्छा, इस तरह है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट, द मोस्ट फाइनल जो कोर्ट है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट, जिसका फैसला सब कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। माइंडिंग है। उसके बाद आती है कोर्ट ऑफ अपील, जो सिविल की भी और है, क्रिमिनल दोनों की भी है। क्रिमिनल की। देयर डिसीशन आर बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स, बट नॉट ऑन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट है उससे, तो उसकी वो चीजें उस पर नहीं जाती। कोर्ट ऑफ अपील के बाद आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मोस्टली सिविल जुरिडिक्शन के अंदर आपके, हाई कोर्ट के अंदर फिर 3 और बेंचेस आते हैं, क्वीन आती है, चांसरी आती है, और फैमिली डिवीजन आती है, तो उनके नीचे ये आती हैं। लेकिन हाई कोर्ट का फैसला सब उसके नीचे वाली कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। फिर क्राउन कोर्ट्स है, काउंटी कोर्ट्स है, ये आपकी जिस तरह हमारे यहाँ सेशन एंड लोअर कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, उसी तरह की कोर्ट्स होती हैं। इनके ऊपर ऊपर हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील एंड सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होता है, और ये इनको मानना पड़ता है।
अच्छा, जिस तरह मैंने पहली बात की, अब सर प्रेसिडेंट्स अ, कैन। जी जी जी, पूछें पूछें। हमारे इधर अक्सर जो होता है वो देखें, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देते हैं, यानी कि हाई कोर्ट इधर सेशन से सजा होती है, हम हाई कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है, आगे जाते हैं मोस्टली केस, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, उसके बाद ये हमारे इधर सदर के पास अपील करते हैं। नहीं, आपको मैं बताता हूँ, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो ना, सुप्रीम जी कोर्ट के अगर एक जज ने फैसला दिया है, सपोज करें, आप चाहते हैं नहीं जी उसने सही फैसला नहीं दिया, तो फिर आप उसको रिव्यू के लिए भेजते हैं, रिव्यू करें, उस जज को कहते हैं, रिव्यू नहीं करता तो अगेन आप अपील करते हैं, जिसमें बेंच बैठता है, 3 का या 5 का बेंच बैठता है, जी जी मतलब या फुल बेंच बैठता है, वो अगेन जी उस जी चीज को करते हैं। अगर आप उस चीज से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ना, दैट विल बी द फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। अगर आपको लगता है वो नहीं है, जो प्रेसिडेंट के पास जो जाते हैं ना, प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी इन सम केसेस, नॉट इन ओवरऑल के भाई सुप्रीम कोर्ट में जो केस फारिग होगा वो प्रेसिडेंट के पास आएगा, नहीं, ऐसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अथॉरिटी दी है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्डन का एक पावर दिया है सदर को, कि सदर चाहे तो किसी, जिनको सजाए मौत होती है या सजाए उम्र कैद की सजा होती है, उनको माफ कर सकता है। तो वो ठीक उसकी, ठीक। वो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं सदर की। तो सदर के आप ऊपर रिव्यू डालेंगे, अपील डालेंगे, फिर उसको वो देखता है पूरा, चेक करता है, उसके बाद जाके वो चीज़ उस तरह बनती है। और कुछ ठीक केसेस सर, ठीक। ओम्बड्समैन के होती हैं, ओम्बड्समैन के केसेस की अपील सीधी आपके सदर के पास जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हर केस की उस तरह नहीं जाती, वो सजा हो जाती है, सजा के बाद वो जज के पास, सदर के पास प्रोरोगेटिव होता है, उसमें पर्क्स होती हैं, प्रिविलेजेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो करता है। जी जी सर, ठीक हो गया। यानी कि सदर के पास अच्छा, सिर्फ ये है कि सम केसेस में यानी कि माफी की अपील के लिए जा सकते हैं, जी जी, वो उसके लिए माफी की माफी अपील मांगे। में, और दूसरा ओम्बड्समैन के जो केसेस होते हैं ना, उनकी अपील सदर के पास होती है, सदर के बाद फिर ठीक हाई हो कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में होती है। ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया। अच्छा, जिस तरह मैंने बात की ना, अगर सपोज करें, अब एक आती है ऑप्शन डिस्टिंग्विशिंग। सपोज करें, एक हाई कोर्ट है पंजाब की या सिंध की, उसमें एक डिसीजन आया नारकोटिक्स के ऊपर, हम लेते हैं। अब नारकोटिक्स का वो जो मैटर है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो जजमेंट्स दी थी कि इस तरह वीडियोस, या अब पहले जो उसमें मतलब कि वो नहीं होती थी वीडियोज या तस्वीर का कॉन्सेप्ट पहले जमाने में, तो फिर वो उसको लोअर कोर्ट उस तरह करती थी। अब बाद में वो टेक्नोलॉजी आई कि भाई हर पुलिस वाले के पास मोबाइल होता है, तो आप जाके उधर वीडियो या तस्वीरें बनाएं एट द स्पॉट, मौके के ऊपर, जो अकरेंस, प्लेस ऑफ अकरेंस होती है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इस वर्ड से, कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में ये है, डिस्टिंग्विशिंग मींस कि व्हेन ए कोर्ट फाइंड्स दैट आर द फैक्ट्स ऑफ करंट केस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ए प्रीवियस वन, तो इट मे चूज नॉट टू फॉलो द प्रीवियस प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट को लगता है कि जो अभी की जो सिचुएशन है ना किसी भी केस में, ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस डिसीजन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, तो वो क्या करेगी, उसको जो उसके मुताबिक एट द टाइम, एट द स्पॉट, एट करंट सिचुएशन में जो बेहतर लग रहा होगा ना, उसके अकॉर्डिंगली फैसला देगी। जरूरी नहीं है कि प्रीवियस फैसले को आपकी हाई कोर्ट उसको ओबे करे, क्यों, वो सरकमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं। इसी तरह ओवर रूलिंग, हायर कोर्ट्स कैन ओवर रूल द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स or even their own previous decision if they find the earlier ruling to be incorrect or outdated। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसको लगता है कि जो मैंने फैसला दिया है ये सही नहीं था, या अब वो वक्त की तकादा चेंज हो गई है, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए अब डिसीजन हमें चेंज करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपने प्रीवियस उसको ओवर रूल कर सकती है फैसलों को। ये होता है, बहुत होता है, क्योंकि हमारे पास हर आए दिन एक नई चीज के अंदर नई डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसके ऊपर जो प्रीवियस जजमेंट्स होती हैं, प्रीवियस जो डिसीशंस होते हैं ना, उसको हमने क्या करना होता है, उसको आपकी सुपीरियर कोर्ट्स उसको ओवर रूल कर देती हैं, कि भाई, या आउटडेटेड कर देते हैं, कि उसके ऊपर फिर नई एक जजमेंट आ जाती है, फिर अगेन वो चलती है। एक आता है रिवर्सिंग
ए हायर कोर्ट में रिवर्स द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट ऑन अपील। अब होता यह है कि जिस तरह आपने इधर एक मिसाल दी कि सपोज करें सर, एक मैं हूं, मैंने एक बंदे को लोअर कोर्ट में मैंने उसकी अपील की, या मैंने बेल की, जमानत की जो है ना दरख्वास्त दी, वो दरख्वास्त जो है ना डिक्लाइन हो गई, ठीक है ना, रिफ्यूज हो गई, आपको नहीं मिल जी रही। सर। अब आप सीधा जा सकते हैं हाई कोर्ट में। आपको लगता है जज ने जो है ना डिसीजन देते हुए कोई बायसनेस शो की है, या एनी अदर एलिमेंट जो आपको लगता है, आप हाई जी कोर्ट जी। में अपील करते हैं। तो अपील में आपकी हायर कोर्ट क्या करती है, प्रीवियस जो सेशन का जज का जो फैसला है उसको रिवर्स कर सकती है। उसको कहती है कि भाई आपका जो फैसला है वो सही नहीं था, हम अभी फैसला दे रहे हैं वो ठीक है। तो फिर लोअर कोर्ट ऑटोमेटिकली उस फैसले को ओबे करती है, बाइंडिंग हो जाता है, उसको फॉलो करती है। जी जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब किसी भी केस में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के केस में जज जब फैसला देता है ना, तो उसके अंदर दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है रेशो डिसेंडाई एंड दूसरा होता है ओबिटर डिक्टा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? रेशो डिसेंडाई बेसिकली जब आपका एक जज एक से ज्यादा जो पैनल या बेंच बैठा बैठा हुआ होता है, वो जब फैसला देता है, तो उसको फैसले देते हुए जो रीजंस, जो प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल या लीगल रूल जो यूज हो रहा होता है ना, उन सब को, वो जो बेसिस ऑफ लीगल रूल्स है, लीगल रीजनिंग है, उसको बोलते हैं रेशियो डिसेंडाई। मीन्स के कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई इस बंदे को सजा होनी चाहिए, उसकी रीजन ये है, उसके लीगल रूल्स ये हैं। अब इन दोनों के मिला के या इनमें से किसी एक चीज के मद्देनजर रखते हुए जज ने फैसला दिया, तो उस पार्ट को बोलते हैं रेशो डिसेंडाई। अब ओबिटर डिक्टा क्या है? ओबिटर डिक्टा बेसिकली एडिशनल कमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं जजेस की, ठीक है ना। वो असेंशियल, नॉट असेंशियल टू द डिसीजन होता है, दे आर परसुएसिव बट नॉट बाइंडिंग। अब उसमें जज क्या करता है, ड्यूरिंग वाइल गिविंग द डिसीजन, एट द टाइम वन ऑफ एनी वन ऑफ जज हु गिव द रिमार्क्स, कि भाई ये मेरे अकॉर्डिंगली इसको है ना ऐसे होना चाहिए। इसकी मैं छोटी मिसाल देता हूँ। मुशर्रफ का जो केस था, जब सुप्रीम कोर्ट में गया फाइनल के लिए, तब एक एक जज ने रिमार्क्स दिए थे, आपको याद होंगे उस चीज के, कि भाई इसको सजा ऐसे होनी चाहिए, वो जो चौक वाली सजा थी। इधर चौक वाली याद है सजा, आपको? बिल्कुल। जी जी हाँ। बिल्कुल अब सर। वो जो है ना, वो पार्ट, वो कमेंट था उस जज का, वो उस जज के रिमार्क्स थे। अब जरूरी नहीं था कि आप उस कमेंट को मद्देनजर रखते हुए आप उसको ऐसे ही करें, नहीं, वो पार्ट बाइंडिंग नहीं है। ठीक ठीक। बाइंडिंग जो पार्ट है उसको बोलते हैं रेशियो डिसेंड है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी एंड सर। द ओबिटर डिक्टा इज नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन। अगर कोई अच्छा इस तरह का कमेंट हो, रिमार्क्स हो, तो यू कैन, जो कहते हैं ना कि उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आप उसको सामने रख सकते हैं। जी जी सर। ये बेसिक डिफरेंस है ओबिटर डिक्टा एंड रेशियो डिसेंडाई में। अच्छा, उसके बाद हम कुछ एक चीजों को पढ़ रहे थे कि जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो आपके जो डिसीशंस बाय द कोर्ट्स होते हैं, वो बेसिकली चंद एक चीजों के ऊपर वो करते हैं, उनका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अंदर पहला रोल है कि इंटरप्रेटिंग लेजिस्लेशन। कोर्ट्स जो है ना हमेशा यूज प्रेसिडेंट्स टू इंटरप्रेट स्टेच्यूज एंड अप्लाई लेजिस्लेटिव प्रोविजन। अब इंटरप्रिटेशन से मुराद है कि तशरीह करना। कोर्ट को लगता है कोई नया लॉ आया है या पुराना लॉ है, या कोई पुराना फैसला है, सपोज करें कोई ऐसी चीज है, कोर्ट के अंदर वो चीज सामने आती है, उस फैसले की, उस लॉ की, उस एक्ट की। तो कोर्ट उसको उसकी इंटेंशन से, उन प्रीवियस सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस विद फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए उस चीज को अमेंड करवाती है, या करती है, खुद उसको इंटरप्रेट करती है कि ये ऐसे है, हमारे एक जुडिशियल माइंड एंड हमारे एक जो जुरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंगली। तो फिर उसकी वो इंटरप्रिटेशन करती है, फिर तशरीह अपने उस जजमेंट में देती है। तो उस लॉ, उस एक्ट पे एक डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट आ जाती है, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग लेजिस्लेशन। सेकेंडली, फिलिंग गैप्स।
फिलिंग गैप्स ये है बेसिकली कि अगर ऐसा लॉ, जिसमें मैंने पहले ही एक बात की थी कि व्हेन लेजिस्लेशन इज साइलेंट और एम्बिग्यूअस, प्रेसिडेंट हेल्प फिल इन गैप एंड प्रोवाइड क्लैरिटी। कोई लॉ आया, नेशनल असेंबली ने बनाया, आपके पार्लियामेंट ने कोई लॉ दिया जो एम्बिग्यूअस है, कोई वेग है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है वर्डिंग्स में, जहाँ लिखा हुआ है कि हर पाकिस्तानी का जो है ना वो, हम एक सपोज करते हैं किसी भी चीज को। आप जी सर। जी जी सर, कंटिन्यू रखें। मैंने कहा सपोज करें एक लॉ आता है जिसमें कहा जाता है कि हर पाकिस्तानी को जो है ना, आप वो ये उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, कोई लॉ आया, कोई इस तरह की बात होगी। ठीक है। अब उसके आगे गवर्नमेंट का लिखना भूल गए, या कोई ऐसी चीज भूल गए लिखना, या कोई इस तरह की आ गई, या वो स्टेटमेंट वेग है, फिर वो कोर्ट में जाता है। कोई आप जैसा, मेरे जैसा आम बंदा, वो कहता है कि लॉ में लिखा हुआ है हर पाकिस्तानी को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलने चाहिए गवर्नमेंट के। तो फिर कोर्ट कहती है कि ऐसे नहीं हो सकता, उनसे शायद इस तरह की मिस्टेक हो गई, उन्होंने कहा होगा कि भाई हर गवर्नमेंट ऑफिसर को, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए। तो इस तरह के लॉज के अंदर जब एम्बिग्युइटी आती है, देर देर इज ए एक वेगनेस आती है, तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको वो करने के लिए आपकी कोर्ट्स उसको इंटरप्रेट करती हैं, तो वो आपका गैप जो है ना वो फिल कर देती हैं। तीसरी चीज, डेवलपिंग लॉ थ्रू प्रेसिडेंट्स, courts can develop the refine the law over the time or adapting to new circumstances and societal changes। अब कोर्ट्स ऐसी एक जगह है जहां हर दिन हर नया कोई मसला आता है सोसाइटी का। अब आपका पार्लियामेंट, आपकी नेशनल असेंबली, इट टेक्स टाइम, या एक जो आपका प्रोसेस प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो एक लंबा है, एक आपका रिजिड प्रोसेस है। लॉ बनाते हुए, लॉ को पास होते हुए टाइम भी लगता है। आपकी कोर्ट्स के अंदर इस तरह के मैटर्स डेली बेसिस पे आते हैं। अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट या उसका फुल बेंच, या हाई कोर्ट या उसका फुल बेंच, कोई सोसाइटी की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला ऐसा इम्पोर्टेंट कर दें जो आपके लॉ का पार्ट बन जाए, जो कि फिर वो एक आपके लोग, आपकी फिर लोग उसको कहेंगे कि यार डिसीजन तो आया हुआ है इस चीज़ के ऊपर, अब लॉ बनाना चाहिए, तो लोग फिर उसको मद्देनजर रखते हुए एक नया लॉ बना लेते हैं। आते हैं इसके ऊपर क्रिटिसिज्म, यानी लिमिटेशन। while judicial precedents contribute to legal stability, they have limitations। आई मीन्स के कुछ कुछ इस तरह की चीजें आ जाती हैं आपके कंट्री के लेजिस्लेटिव निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह की रिजिडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। द सिस्टम कैन समटाइम लीड टू रिजिडिटी वेयर आउटडेटेड प्रेसिडेंट्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस डिसीजन। अब रिजिडिटी से मुराद ये है, अब सुप्रीम कोर्ट हमारे पाकिस्तान के अंदर एक सुपीरियर कोर्ट है, उसका डिसीजन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब एक ऐसा प्रीवियस डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने अर्ली 90s में दिया हो, या 1980s में दिया हो, या 70s में दिया हो, अब ज़रूरी तो नहीं कि वो डिसीजन आज के दौर में उसी तरह का इम्पोर्टेड जो उसकी इतनी ही वैल्यू हो, इम्पोर्टेंस हो। क्यों? क्योंकि आज के सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। अगर आपकी लोअर कोर्ट्स कहती हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो भाई सर आंखों पे है, तो इट मीन्स कि वो एक रिजिडिटी आ जाती है। ऐसे नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी हो। इट मीन्स के आपके वक्त को, आपकी सोसाइटी को जो ज़रूरत है एट द टाइम, यू शुड अडॉप्ट इट, यू हैव टू। अगर आपको लगता है तो फॉलो करना है तो करें, नहीं लगता तो ना करें। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी, द वॉल्यूम ऑफ केस लॉ कैन मेक इट कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग टू डिटरमाइन विच प्रेसिडेंट्स आर रिलेवेंट। अब एक सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में फैसला दिया कि भाई जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको सजा ये होनी चाहिए कि उसकी सजा है तो उसको आप उम्र कैद सजा दो। 5 साल के बाद एक और फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, हैबिचुअल ऑफेंडर को आप लोग फाइन भी डाल दो। फिर तीसरा एक डिसीजन आता है 2005 में, कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको सजा देने से भी कुछ नहीं होता, फाइन डालने में भी कुछ नहीं होता,
ऐसे बंदे को क्या करो, उसको फांसी दे दो सपोज करें। अब एक ही ऑफेंस के ऊपर जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसके ऊपर तीन डिफरेंट जजमेंट्स पड़ी हुई हैं, तीन डिफरेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट पड़े हुए हैं। लोअर कोर्ट कहती है मैं किस चीज को ओबे करूं, किस चीज को मानूं। तो इस तरह की जो है ना कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। डिटरमाइन द रेशो डिसेंडाई एंड ओबिटर डिक्टा। The terms ratio discendi and at the same time obiter dicta both are the Latin terms, Latin phrase used in legal context, जैसे कि स्पेशली इन जुडिशियल ओपिनियंस या जुडिशियल डिसीशंस में ये वो वर्ड यूज होते हैं। अब इसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई रेशो डिसेंडाई क्या है। Especially when we read the definition, the ratio discendi often referred to as the reason for the decision। जब कोई जज एक फैसला देता है, किसी रीजन के ऊपर देता है ना, कोई लॉजिक यूज करता है किसी किसी चीज को सामने रखते हुए। अब इट इज दैट लीगल प्रिंसिपल आर द असेंशियल रीजनिंग आर विच ए कोर्ट्स डिसीजन इज बेस्ड। इट रिप्रेजेंट्स द बाइंडिंग पार्ट ऑफ जजमेंट दैट establish a precedent for similar future cases। बेसिकली रेशो डिसेंडाई आपका लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है रीजन फॉर द डिसीजन। ऐसे रीजन, ऐसी लॉजिक्स ऑन द बेसिस इन चीजों के ऊपर कि जिसके ऊपर आपकी कोर्ट फैसला देती है। अब वो लीगल प्रिंसिपल या जो लीगल रूल्स या बाकी जो असेंशियल रीजनिंग है, जिनके ऊपर मद्देनजर रखते हुए, जिनके ऊपर बेस करते हुए कोर्ट डिसाइड करती है, ऐसे पार्ट को, ऐसी चीज को बोलते हैं रेशियो डिसेंडाई। रेशियो मीन्स के रीजनिंग, डिसेंडाई मीन्स द डिसीजन बाय द कोर्ट। This part is binding on the lower courts. This part is mandatory to obey। मतलब लोअर कोर्ट्स को ओबे या फॉलो करना जरूरी होता है। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द रेशो डिसेंडा इज क्रूशल टू द डिसीजन एंड इट इज द लीगल प्रिंसिपल दैट द केस establishes। It is a part of the judgment that is binding on lower courts and must be followed in similar cases। The third and the last, the ratio decidendi provides the legal reasoning that led to the court's decision। वो कहता है कि इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि सबसे पहली चीज, आपके जो रीजनिंग होती हैं उनके बेस के ऊपर, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको रिलाय करते हुए कोर्ट डिसीजन देती है। लीगल प्रिंसिपल्स एंड रीजनिंग। सेकेंडली, दिस पार्ट इज important and binding and mandatory, बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स। और किस तरह के केसेस में? सिमिलर केसेस में। जब भी उस तरह का सेम मैटर लोअर कोर्ट में आएगा, तो लोअर कोर्ट में वो उस डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट को आप मद्देनजर रख सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास इसकी, हम जब एग्जाम्पल को देखते हैं, इन स्पेसिफिक इन ए केस इन्वॉल्विंग ए डिस्प्यूट ओवर ए कॉन्ट्रैक्ट, the court may decide the specific contractual term is ambiguous and therefore the parties must follow the common industry practice to interpret it। The court's reasoning regarding the interpretation of ambiguous contract terms becomes the ratio decidendi, setting a precedent for future cases with similar contractual issues। इलिस्ट्रेशंस में या एग्जाम्पल इस तरह की है, जब दो पार्टीज कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी क्लॉज जो है, जो दोनों पार्टीज के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, समझ में नहीं आ रही। वो टर्म या तो एम्बिग्युअस हो सकता है, वर्ड, क्लॉज, कुछ भी। अब वो जब पार्टीज कोर्ट्स में जाती हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है, अगला बंदा कहता है नहीं ये इस तरह है, तो कोर्ट कहती है इस तरह की क्लॉज, इस तरह की टर्म्स जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में यूज की गई हैं, इसकी कॉमन प्रैक्टिस क्या है आपके इंडस्ट्री में, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह लेके चलते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय जो आपके बाकी कंपनीज के साथ जो होते हैं लोग। तो वो जो कॉमन प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट डिसाइड करती है
on the basis of something, on the basis of some reasoning, it can be a legal reasoning या कोई और, तो वो आपका पार्ट रेशो डिसेंडाई कहलाता है. Now coming toward the second part of the judicial precedent or any important case का जो part second है obiter dictum. This is also the Latin phrase. It commonly known as things said by the way. Basically, things या comments or remarks given by the judges, given by the judge, जो आपके उसमें डिसीजन दे रहा होता है वो कोई एडिशनल कमेंट पास करे कि ये ऐसे भी हो सकता है या इस तरह वो अपनी ओपिनियन कोई दे, तो refers to statement made by court that are not essential to the decision in the case. These are remarks or comments that, while interesting or informative, do not form the basis of the court decision and are not binding as precedent. Obiter dictum basically वो कहता है कि ऐसे ऐसा पार्ट होता है आपकी जजमेंट का जो जजेस के कमेंट्स या रिमार्क्स होते हैं, वो अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो इस तरह का पार्ट बाइंडिंग नहीं होता है एज कंपेयर टू द रेशो डिसेंडाई. सो दिस पार्ट इन्फ्लुएंस द लोअर कोर्ट्स कि भाई अगर वो इस तरह की बात है, इस तरह के कमेंट्स है, इट कैन इन्फ्लुएंस बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू ओबे और फॉलो. की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ओबिटर डिक्टा आर नॉन बाइंडिंग है एंड डू नॉट सेट प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस. द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बाइंडिंग नहीं है, ना ही सिमिलर केसेस के ऊपर अप्लाई होता है, इसको बोलते हैं नॉन बाइंडिंग पार्ट. Secondly, there are comments made by the court that go beyond what is necessary to decide the specific case. While not legally binding, obiter dicta may still be cited and considered persuasive in later cases. This means that this decision is not binding, but their status is persuasive. इन फ्यूचर यू कैन कहते हैं इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ऐसी चीज को परसुएसिव पार्ट बोलते हैं. Illustration of obiter dictum. Continuing with the contract case, the judge might make a passing comment about potential legislative reforms to contract law. However, this comment is not necessary for the resolution of the specific contractual dispute in the case. Therefore, the remark about legislative reform is considered obiter dictum and is not binding in future cases. Basically, obiter dictum की एग्जाम्पल इस तरह है कि आप कोई जज आपके फैसले में कोई इस तरह का कमेंट पास करे, रिमार्क्स दे, जो के बाइंडिंग नहीं होता लेकिन इट इन्फ्लुएंस द डिसीजन, वो उस इस तरह के पार्ट को बोलते हैं परसुएसिव इन नेचर. अगर हम समरी को देखें, कंक्लूड करें इस पार्ट को, तो कोई भी कोर्ट जब फैसला देती है उसको जो डिसीजन जजमेंट बोलते हैं, उस जजमेंट को अंदर दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है रेशियो डिसेंडाई, सेकंड पार्ट इज ओबिडर डिक्टम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जजमेंट इज रेशियो डिसेंडाई बिकॉज ऑफ the court, the judges relied on some reason, relied on some legal principles, some legal reasoning, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर फैसला किया है, तो इट मैटर्स. उस पार्ट को लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और आई मीन कि लोअर कोर्ट्स को फॉलो करती हैं एंड दैट डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स. द सेकेंड पार्ट ओबिटर डिक्टम इज नॉट असेंशियल, आई मीन कि इज नॉट बाइंडिंग पार्ट नहीं होता. वो पार्ट क्या है? कमेंट्स एंड रिमार्क्स गिवन बाय द जजेस जो कि आपके फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इस तरह की चीज़ों को परसुएसिव डिसीजंस बोलते हैं, परसुएसिव पार्ट बोलते हैं इस चीज़ को.
केस स्टडी जो होता है उसको आज दूसरा एक हमारा टॉपिक है कि भाई पढ़ना किस तरह होता है किसी भी केस को। सपोज करें आपके सामने कोई केस आता है, इधर कोई जजमेंट जी आती है, जी कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोई हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है आपके सामने आता है। तो एक तो आपने उसको पढ़ना किस तरह है, किस तरह लेके चलना है, एक चीज को डिस्कस करेंगे। दूसरा जी हमारे जी। पास जो है ना, अच्छा सबसे पहले जब आपके पास कोई केस लॉ आ जाता है, कोई हम अब सपोज करें आपकी असाइनमेंट ब्रीफ को ले लेते हैं। तो इसको किस तरह करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल द मटेरियल। इट मीन कि फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू thoroughly reading all the provided materials including case report, statutory instruments and any relevant academic or legal commentaries। इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। सपोज करें कोई केस लॉ आता है आपके पास, उस केस लॉ को आपने इस तरह डिस्कस करना है कि हाई कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जब आप शुरू से नीचे तक देखेंगे तो स्टार्टिंग में पार्ट कोर्ट का नाम होता है, कोर्ट के नाम के बाद पार्टीज के नेम्स होते हैं, पार्टीज के नेम के बाद टाइटल ऑफ द कोर्ट होता है कि भाई वो अपील थी, रिव्यू था या नया फ्रेश सूट है। तो जिस तरह का वो जो टाइटल होता है वो होता है। उसके बाद अगेन आपकी या तो शुरू में आपके किसी भी केस में फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट मीन के द ब्रीफ डिटेल्ड, आई मीन के डिस्क्रिप्टिव डिटेल्ड होती है कि भाई कहानी क्या है, मुद्दा क्या है। उसके बाद इश्यूज लिखे जाते हैं। इश्यूज से मुराद ये है कि भाई आपको क्या मसला है, क्या क्यूरी पेश आ रही है। तो वो आप उसके अंदर इश्यूज की शक्ल में आप प्रोवाइड करते हैं। देन फिर आपकी जो लीगल उसके ऊपर सपोर्टिव जो लॉज हैं, केस लॉज हैं, यू कैन प्रोवाइड लाइक एन आर्ग्यूमेंट। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स की शक्ल में उसको बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर नहीं तो फिर उन उन लीगल चीज़ों के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। एंड एट द एंड, अच्छा अब ये आपको केसला से पहले, ये पहले प्लेंट वाला पहले समझा रहा हूँ, फिर केसला पे आता हूँ। तो उस इश्यूज के बाद फिर आपके वो चीज़ें आ गई, उसके बाद प्रेयर डालते हैं। अब ये एक पार्टी अपनी एक फाइल करती है चीज़, सेकेंडली उसका जो रेस्पॉन्ड आता है वो इस तरह। अब जब डिसीजन, जब इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट देती है, तो डिसीशंस के अंदर कोर्ट सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स बाय द बोथ पार्टीज लिख लेती है। वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जब आपने अपनी चीज को देखना है, पढ़ना है, वो लिखना है जजमेंट वाला पार्ट, जजमेंट वाला या रिमार्क्स वाला पार्ट जो अंदर होता है। जजमेंट जो मेजर एक हेडिंग लिखी हुई होती है, उसके अंदर पूरी डिटेल होती है। आप जब पढ़ते हैं तो कोर्ट कहती है कि हमने इस लीगल बुनियाद को, लीगल केस लॉ को, लॉ को, स्टेचुटरी प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए, इन आर्ग्यूमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए वी हैव इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस डिसीजन। सो वो प्रोवाइड करता है, बताता है। अगर कोई एडिशनल कमेंट्स या रिमार्क्स गिवन बाय द जजेस होते हैं तो वो भी उस पर लिखे हुए होते हैं। तो वो पूरी डिटेल्ड आपकी उस चीज़ के ऊपर आ जाती है। ये बेसिकली जो है ना हमारे पास जुडिशल हायरार्की, जुडिशरी यूके में किस तरह काम करती है, जूरी क्या है, मैजिस्ट्रेट क्या है, इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले भी सर हमने काइंडली एक, इधर एक सवाल है, ये जो मजिस्ट्रेट और सिविल जो जज हैं, हाँ इनमें हाँ। स्केल का कोई फर्क होता है? अच्छा पाकिस्तान का इस तरह होता है, जिस तरह जो सिविल जज होता है ना, उसको जी कहते हैं ना कि सपोज करें मजिस्ट्रेट क्लास वन, मजिस्ट्रेट क्लास टू, मजिस्ट्रेट क्लास थ्री, बेसिकली जज ही होता है। उसके अंदर जी जी। डिवीजन होती है। सिविल क्लास वन जो होता है, मजिस्ट्रेट क्लास वन वो सीनियर होता है। मजिस्ट्रेट क्लास टू के पास उससे कम पावर होती है, पिक्यूनरी भी, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन होती है। और दूसरा आपकी होती है ये, दो से तीन तरह की किसी भी कोर्ट में जुरिडिक्शन होती है। एक होती है आपकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो जमीनी, दूसरा पिक्यूनरी मीन्स के पैसे के मामलात में। तो पैसे इन के तीनों मामले में, ठीक है। मजिस्ट्रेट के पास
पावर की जो डिवीजन है ना, वो उस हिसाब से होती है, जितनी उसकी पावर है उस हिसाब से उसके पास अथॉरिटी है, उस तरह की जुरिडिक्शन उनको एप्लीकेबल होती है। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये यूके का जो बेसिकली मॉडल है, सबसे पहले आप देखें किसी भी कंट्री में जो डिस्प्यूट है ना, दो से तीन तरह के होते हैं मेजर डिस्प्यूट। एक होता है सिविल नेचर का, दूसरा होता है क्रिमिनल नेचर का। अब जी सर। सिविल नेचर का होता है, उसमें फैमिली डिस्प्यूट्स भी आते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स भी आते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स भी आते हैं, कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स भी आते हैं, एनी अदर टाइप ऑफ डिस्प्यूट विच रिलेट्स टू द सिविल, वो सिविल की जुरिडिक्शन में आएंगे। अब जी जो सर, ठीक हो क्रिमिनल गया। होते हैं, क्रिमिनल कौन से किस तरह के क्रिमिनल वो होते हैं, जो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, जिस तरह एब्डक्शन, किडनैपिंग, रेप, अपना थेफ्ट, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं, वो आपकी आती हैं क्रिमिनल डिवीजन के अंदर। ठीक है। अब ये एक मेजर ऑफेंसेस होते हैं, सिविल टाइप ऑफ एंड क्रिमिनल टाइप ऑफ ऑफेंसेस। अब जब हम केसेस की या हम बात करते हैं कोर्ट्स की इन यूके, तो जिस तरह काउंटी कोर्ट इज द लोवेस्ट कोर्ट, या जो नीचे वाली कोर्ट है, जिस तरह हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस तरह की काउंटी कोर्ट्स नीचे होती है सिविल डिवीजन में। उसके ऊपर फिर आती है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के अंदर तीन जो है ना बेंच है, एक क्वीन बेंच है, एक चांसरी बेंच होती है, एक फैमिली होती है। अब इन तीनों के अलग अलग पोर्शन है, अपना एक काम होता है, वो ये उसके अकॉर्डिंगली करती है। उसके बाद इनकी अगर किसी को कोई इन्हीं केसेस में कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, तो वो अपील दायर करता है कोर्ट ऑफ अपील में। ठीक अगर हो गया सर। उसको वहां से भी वो सेटिस्फिकेशन नहीं आती, तो वो अगेन अपील में जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह क्रिमिनल नेचर के ऑफेंसेस में द लोएस्ट कोर्ट इज द मजिस्ट्रेट कोर्ट, देन यू हैव द क्राउन कोर्ट, देन यू हैव द कोर्ट ऑफ अपील, देन यू हैव द सुप्रीम कोर्ट। ये एक ब्रेक डाउन है इस तरह की। अब हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे कि भाई रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं ऑफ ईच कोर्ट्स एंड ईच जो हायरार्की है उसका। जी सर। अब ये आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट जो पहले सुप्रीम कोर्ट ये अभी रिसेंटली 2006 में उसकी वो हुई थी, फिर जाके स्टेब्लिश्ड जो हुई है 2009 में जाके वो ये। लेकिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का रोल अदा करता था, तो वो हाउस ऑफ लॉर्ड करता था। मतलब कि जो वहाँ का एक हाउस ऑफ कॉमन है जो लोएस्ट असेंबली की तरह है, नेशनल असेंबली की तरह। दूसरा है अपर हाउस जो सेनेट की तरह काम करता है, जिसको हाउस ऑफ ए कॉमन है, ठीक दूसरा सर। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब यूके की द मोस्ट अपेलेट या मोस्ट हाईएस्ट कोर्ट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो आपके उधर अभी करंटली जो जस्टिसेस हैं, उसकी जो नंबर है वो 12, एक 12 जजेस, द प्रेसिडेंट एंड द डिप्टी प्रेसिडेंट, and 10 justices known as justices who are appointed based on their legal expertise and experience। ये पूरी उनकी एक बनी हुई होती है, एक हायरार्की है कि कितने लोग होते हैं, उसका एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिस तरह हमारे यहाँ चीफ जस्टिस होता है, एंड द अदर रिमेनिंग आर द जस्टिसेस। अब ये देखें, ये 12 मेंबर जो हैं वो पूरी एक बेंच है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील, उसमें सिविल नेचर की भी अपील्स आती हैं, क्रिमिनल नेचर की भी अपील्स आती हैं, दोनों तरह की वो होते हैं। अब ये है आपके पास कोर्ट ऑफ अपील की कोर्ट है ये वाली। कोर्ट ऑफ अपील द सेकंड हाईएस्ट जी कोर्ट है सर। यूके के अंदर, एंड इट हैंडल्स अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट्स एंड अदर सर्टेन ट्रिब्यूनल्स। यूके के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स मींस द स्पेशल कोर्ट्स, वो हम आगे जाके स्लाइड्स में भी देखते हैं। अब कोर्ट ऑफ अपील इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द वन इज सिविल डिवीजन। इट मींस के द होल अपील्स फ्रॉम द लोएस्ट कोर्ट इन सिविल केसेस विल गो इनटू द कोर्ट ऑफ सिविल डिवीजन जो है ना कोर्ट ऑफ अपील की। क्रिमिनल
डिवीजन है उसके अंदर क्रिमिनल अपील्स जाती हैं। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स विद इन इट्स जुरिडिक्शन के अंदर जो भी आती है। तो जो कोर्ट ऑफ अपील इज मेड अप ऑफ लॉर्ड्स, दी लॉर्ड्स जस्टिस ऑफ अपील हु आर एक्सपीरियंस्ड जजेस एंड लीगल प्रोफेशनल। जो जजेस होते हैं जिसको लॉर्ड्स जस्टिस ऑफ अपील बोलते हैं, दे आर फुली इक्विप्ड विद लीगल नॉलेज एंड दे आर फुली क्वालिफाइड, जो उसके मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जजेस होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। सर जो जैसे हमारे इधर जस्टिस होते हैं, जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही। सर ये फिर ठीक है इसके मतलब, लेवल की हुई ना, यानी कि ये जो कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि अगर इसमें जस्टिस है तो हमारे जैसे हाई कोर्ट है, तो ये उसके जी स्टैंडर्ड जी की हुई ना, यानी कि जो। जी जी, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, जी जी सर, फॉर योर क्लियर हो गया। अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, अब आती है एक हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के अंदर तीन बेंच है। तीन बेंच प्योरली डील्स विद द सिविल मैटर्स। क्वीन बेंच है, एक चांसरी बेंच है, एक फैमिली है। क्वीन बेंच बेसिकली इट डील्स विद द कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स, टॉर्ट लॉ मैटर्स, पर्सनल इंजरी मैटर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो होते हैं उनको क्वीन बेंच में डील किया जाता है। Chancery benches basically it relates to the property related matters. It deals with the business related matters को chancery। Family में specifically it deals with the family law cases। अब हम आते हैं कि ये हाई कोर्ट के अंदर जो तीन बेंच हैं इसको वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये बेसिकली क्या कहती है। जो कोइन बेंच डिवीजन है, दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ थ्री डिवीजन। इन तीनों में से जो लार्जेस्ट बेंच डिवीजन है वो है कोइन बेंच। इसके हेड ऑफ कोइन बेंच डिवीजन इज लॉर्ड चीफ जस्टिस, इसको बोला जाता है। देर आर अबाउट 70 जजेस हु सिट इन द कोइन बेंच, नोन एज द हाई कोर्ट जजेस और प्यूजिन जजेस। द कोइन बेंच डिवीजन हैज a wide civil jurisdiction, hearing at first instance cases in tort and contract. There are several specialist courts, the Admiralty courts which deals with the shipping cases, the commercial courts which deals with the business matters, technology and construction, and the consumer courts. अब क्वीन बेंच के अंदर कुछ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हैं जो उसके स्पेसिफिक फील्ड के स्पेसिफिक मैटर स्पेसिफिक कोर्ट्स में आते हैं। अब एक एडमिरल्टी कोर्ट है, वो जितने भी शिपिंग रिलेटेड आपके मेरीन रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। इसी तरह एक कोर्ट है कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल में जितने भी बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं वो उसके अंदर आते हैं। अब ये ऊपर बड़ी छतरी क्वीन बेंच है, उसके अंदर ये सारे ट्रिब्यूनल्स एंड अदर ऑल द मैटर्स इस चीज के अंदर आते हैं। अब ये आपके जी पास। सर, क्लियर है। उसके बाद चांसरी डिवीजन जो होती है, ये हाई कोर्ट की आपकी जो डिवीजन है इसके अंदर 18 जजेस पुजीन जजेस होते हैं। और इट डील्स विद द बैंक्रप्सी, ऑनरशिप ऑफ लैंड, ट्रस्ट एंड आपके जो प्रोबेट के इश्यूज होते हैं, डिस्प्यूटेड विल्स, इन चीजों को डील आपकी चांसरी बेंच करती है। चांसरी बेंच ठीक हो गया। Family basically it deals with the matrimonial matters. I mean the matters between husband and wife, the matter of child, child custody हो, minor की visitations हो, और separation के matters हो, it deals in the family division। ये आपकी उस तरह की कोर्ट्स होती हैं। जी सर। ये नजर आ रहा है? जी जी सर, आ रहा है। Then we have the Crown Court. Crown Court is like the High Court जिस तरह है ना, इस तरह सिविल डिविजन्स में इसी तरह क्रिमिनल डिविजन्स वाली साइड पे आपकी क्राउन कोर्ट आती है, जो कि जी जी। द क्राउन कोर्ट डील्स विद सीरियस क्रिमिनल केसेस। ठीक है, इट हैज द अथॉरिटी टू हियर अपील्स फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। A judge and jury typically preside over trials in Crown Court, ensuring a fair and impartial hearing.
The Crown Court deals with serious criminal cases such as major fraud and other जो आपके में। अब बेसिकली क्राउन कोर्ट का क्या काम है? क्राउन कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है जो यूके के अंदर जो भी क्रिमिनल मैटर्स हैं सीरियस नेचर के, वो इस चीज में डील किए जाते हैं। अब जो अपील्स होती हैं या जूरी जिन मैटर्स को देखती है, वो क्राउन कोर्ट्स में भी इस चीजों को देखा जाता है। अब एक सर्किट जजेस एंड रिकॉर्डर्स प्रिजाइड ओवर क्राउन कोर्ट केसेस। ए जूरी इज आल्सो present in most criminal trials. The Crown Court hears cases transferred from the Magistrate Court and deals with most serious cases. अब जूरी एक ऐसा 3 का, 5 का, 7 का एक पैनल होता है, वो कहते हैं ना कि एक पूरा बेंच होता है। तो जूरी बेंच। 12 की भी होती है, हाँ बेंच। वो डिसाइड हमेशा करती है मोस्ट सीरियस तरह के केसेस। लेकिन जब वहां से भी ना होने तो वो आते हैं क्राउन कोर्ट्स में। फिर क्राउन कोर्ट्स उस चीजों को डील करती है एट द टाइम जूरी इज आल्सो प्रेजेंट। अब ट्रिब्यूनल्स अगेन, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड एंड टोल्ड यू अबाउट the there are certain tribunals in UK which deals with the specific matters. Like in Pakistan we have the ombudsman, tax ombudsman, means that those matters which pertains are related to the tax, which deals in tax ombudsman. इसी तरह हमारे पास फीमेल harassment का एक ombudsman है। those matters which totally relate to the harassment of female, which will be deal with फीमेल हेरासमेंट, जो ओम्बड्समैन है उसमें देखे जाते हैं जो के। तो अब कहने से मुराद ये था कि इस तरह की जो स्पेशल, अब पाकिस्तान के अंदर एक और कोर्ट है FST, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। आपको ये जो मिसालें मैं दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि अब सर्विस ट्रिब्यूनल में स्पेसिफिकली ओनली गवर्नमेंट मुलाजिम के जो कोर्ट्स मैटर्स होते हैं मुलाजमीन के, वही डील किए जाते हैं। सो इन जी जी सर। यूके देर आर सर्टन स्पेशल कोर्ट्स, लाइक इन्वायरमेंट का कोई मैटर है तो उसी कोर्ट्स में जाएगा, कंज्यूमर का है तो कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएगा, ड्रग का है तो ड्रग कोर्ट में जाएगा। इसी तरह के मैटर्स, इसी तरह के ट्रिब्यूनल्स में वो जाते हैं। जिस तरह ये बताया गया, एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल है, मेंटल हेल्थ ट्रिब्यूनल है, फैमिली कोर्ट, प्रॉपर्टी चैम्बर, दीज आर द स्पेसिफिक एंड स्पेशल ट्रिब्यूनल। अब वहाँ आते हैं यूके के अंदर जूरी एंड मैजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली मैजिस्ट्रेट आल्सो नोन एज द justices of peace are upheld volunteers who preside over magistrate court. But in the juries are comprised of ordinary citizens selected as random from electoral registrar. अब दो इनके अंदर पहली चीज के अंदर बड़ा डिफरेंस है। बेसिकली जो मैजिस्ट्रेट में या जूरी में जो लोग होते हैं वो जब आपके मैटर्स को डील करते हैं तो कहता है कि मैजिस्ट्रेट के अंदर जितने भी जो लोग होते हैं वो जस्टिस अपहोल्ड करते हैं, अपहेल्ड करते हैं किस चीज को, पीस को, ठीक है ना। ये लोग वॉलेंटियरली होते हैं, हु प्रिजाइड अवर मजिस्ट्रेट, ये खुद आके केसेस में बैठते हैं कि भाई हमने मजिस्ट्रेट बनना है, तो वो वॉलेंटियरली। लेकिन जूरी कंप्राइज ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, ये कौन इनको सिलेक्ट करता है? रैंडम सिलेक्शन होती है। इलेक्टोरल जो आपका रजिस्ट्रार है ना, सपोज करें वो लोग यूके के वोट वाले, वो मतलब वहाँ के नेशनल्स होने चाहिए, जो वोट वोट देते हों, नेशनल हों, तो वो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर द जूरी। ठीक ठीक, यानी कि सर इसमें सिटीजन होना लाजमी है। हाँ, जूरी के अंदर होना लाजमी होता है। ठीक हो मैजिस्ट्रेट गया। के बेसिकली जो डील करता है वो मोस्ट जो लेस सीरियस होते हैं उसको डील करती है मैजिस्ट्रेट, लेकिन जूरी मोस्ट सीरियस तरह के केसेस को डील करती है, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट के लिए जरूरी नहीं है कि लीगल क्वालिफिकेशन हो, बट द रिसीव ट्रेनिंग। बट इन जूरीज आर चूजन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बीइंग ए जूरी ऑफ वंस पीयर्स रिप्रेजेंटिंग ए क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अच्छा, जूरी में जो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं वो आपके डिफरेंट क्रॉस उससे किए जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ही वहाँ के गोरे ही हों, लेकिन जो क्रॉस कल्चर्स हैं, कोई पाकिस्तानी हो सकता है हु इज़ बॉर्न इन यूके एंड ही हैज़ द नेशनैलिटी, सो इस तरह इंडियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट ही और शी शुड बी नेशनल ऑफ वहाँ का। फिर
क्रॉस सेक्शन, क्रॉस कल्चर, क्रॉस रिलीजन, मतलब कि मल्टीपल लोग होते हैं उसके अंदर, एक ही कल्चर रिलीजन के लोग नहीं होते, ताकि एक रेशनल माइंड से डिसाइड किया जाए उस फैसले को। जी जी सर, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैजिस्ट्रेट टिपिकली वर्क इन ग्रुप्स ऑफ थ्री नोन एज बेंच एंड दे मेक डिसीजन कलेक्टिवली। एक तीन का एक बेंच होता है मैजिस्ट्रेट का, वो एक डिसीजन देते हैं। बट एट द सेम टाइम इन जूरी their role is to listen to the evidences presented during the trial and then reach a verdict based on the facts presented in court. जूरी अपनी जब मोस्ट सीरियस क्राइम को सुनती है, ट्रायल के दौरान एविडेंसेस को देखती है, सही से गौर से सुनती है दोनों पार्टीज को, फिर एक वर्डिक्ट पे, एक फाइनल तय तक पहुंचती है कि भाई डिसीजन देती है। ये देखें आपकी जूरी है। जी सर, ये ज्यूरी होगी। जूरी मोस्टली कॉमनली इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 12 पीपल होती है। अब सिलेक्शन इनकी रैंडम सिलेक्शन होती है, ठीक है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रार से। और इसकी एलिजिबिलिटी 18 साल से 75 साल तक की उम्र हो सकती है। और उसके अलावा जो जूरी का पैनल होता है, वो आपका समन फॉर ईच केस, जब भी कोई इस तरह का मोस्ट सीरियस केस आता है, तो फिर जूरी के पैनल को बुलाया जाता है कि भाई उनको नोटिस दिए जाते हैं कि ये केस फला तारीख को लगा हुआ है, तो आपने आना है। तो वो फिर उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो डील किया किया जाता है। तो जूरी कंपोजिशन जिस तरह पहले ही वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 12 जूरर्स आर सिलेक्टेड फॉर सीरियस क्रिमिनल केसेस, बट दिस कैन वेरी, आगे पीछे हो सकता है। रोल ऑफ द जेरी का ये है कि इम्पार्शियल जजमेंट देना, ठीक है, अनबायस्ड जजमेंट देना, डिसीजन मेकिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस प्रोवाइडेड, एंड एक सरकमस्टेंसेस जो हैं, फैक्ट्स को, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये करना है। उनका फिर वो ट्रायल प्रोसेस को डील करते हैं, फिर वो पूरा एक लंबा सा ये ट्रायल प्रोसेस होता है, देन वर्डिक्ट कॉम लिख देते हैं। Responsibility of the jury is that the jury applies the laws is directed by the judges. Juror must be impartial and considered only the evidences provide presented during the trial. जो चीज़ें उसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी उन्हीं को जूरी डील करेगी, उनके उनसे ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं देखेगी। ये आपकी मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, ये जिस तरह मैजिस्ट्रेट में लोग जूरी बैठी हुई है इस तरह के होते हैं।